हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन वही होंगे जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए गए हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप सीरियस लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो आंसर कर दीजिएगा, नहीं कर रहे हो तो इग्नोर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर, अकबर, एंथोनी इज 80 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर एगो। कि अमर, अकबर और एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 71, 72, 74 या 77? अब ये आप जिस भी तरीके से करें मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो वेल एंड गुड रहेगा। अच्छा, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है ऑलरेडी हम अपने कोर्स में सब कुछ करवा चुके हैं। ठीक है, मतलब जो जो टॉपिक है, कुछ एक टॉपिक्स रहे हैं वो भी बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आइस का जो रिलेशन है वो है आपका कोल्डनेस के साथ। उसी तरीके से अर्थ का रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा? यानी कि अगर बर्फ का रिलेशन जो है वो शीतलता के साथ है तो सेम मैनर में पृथ्वी का रिलेशन जो है वो इनमें से किसके साथ होगा? वेट के साथ होगा, जंगल के साथ होगा, ग्रेविटेशन के साथ होगा या फिर सी के साथ होगा? तो वजन का तो यहां पर कोई इंपॉर्टेंट रोल बनता नहीं है। ठीक है, जंगल का भी नहीं बनता है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो आप आराम से निकाल लोगे। अब एक चीज समझिए, देखिए आइस का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? वो कोल्डनेस होता है, यानी कि शीतलता होती है। उसी तरीके से अर्थ का इफेक्ट क्या होगा? वो होगा आपका ग्रेविटेशन। तो मुझे पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का आंसर जो है वो इसका सही होगा, तो आंसर होगा इसका ग्रेविटेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस में मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्ट्स का रिलेशन है आपका स्ट्रैप के साथ, तो वॉल्व का रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा? अब जरूरी नहीं है, देखिए पार्ट्स का आपको पता लग जाएगा कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रैप का मतलब, ये दोनों अगर आप अलग अलग मतलब निकालें तो दोनों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किया किस तरीके से किया गया है, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। देखिए यहां पर पार्ट्स लिखा गया है, पार्ट्स को ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था क्वेश्चन। पार्ट्स को यहां पर अपोजिट करके लिख दिया गया है। यहां पर पी जो है वो लास्ट में ले गए, फिर ए आ गया यहां पर, फिर आर आ गया आपका, फिर यहां पर टी आ गया और उसके बाद एस आ गया। यानी कि पार्ट्स का जो अपोजिट है वो यहां पर स्ट्रैप लिख दिया गया है। उसी तरीके से वॉल्व का अपोजिट क्या होगा? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ये आपको जो है वो पैटर्न नहीं पता होता तो एनिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर वॉल्व का क्या होगा भाई? इसको अपोजिट करके लिख देना है। ठीक है, पहले को लास्ट में ले जाना है, लास्ट को पहले लगा, तो WLOF। ठीक है, वॉल्व का उल्टा फ्लो, तो इसका आंसर होगा आपका फ्लो। तो आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में रिलेशन कौन सा बैठ रहा है। अगर थोड़ा अटपटा रिलेशन है तो एक बार इस तरीके से कि भाई अपोजिट तो नहीं किया है या फिर बीच में कोई गैप तो नहीं दिया है, वो सारी चीजें आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो वॉल्व का उल्टा क्या होगा? वॉल्व का उल्टा हो गया फ्लो। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिशियन का संबंध है ट्रीटमेंट के साथ, तो जज का संबंध जो है वो किसके साथ होगा? चिकित्सक क्या करता है? चिकित्सक उपचार करता है, तो न्यायाधीश क्या करेगा? अब आंख बंद करके दंड मत लगा दीजिएगा, यानी कि पनिशमेंट मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जज का काम जो है वो हर किसी को पनिशमेंट देना नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सबको पनिशमेंट दी जाए। तो फिजिशियन का जिस तरीके से रिलेशन है ट्रीटमेंट के साथ, उसी तरीके से जज का जो रिलेशन होता है वो जजमेंट के साथ होता है, यानी कि निर्णय। चाहे वो सही मतलब कि किसी के फेवर में हो चाहे किसी के फेवर में ना हो, न्यायाधीश का काम क्या होता है? निर्णय लेना होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? इसका आंसर रहेगा आपका जजमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, रेस का संबंध है फैटिक के साथ, तो फास्ट का संबंध जो है वो किसके साथ होगा? दौड़ का संबंध है थकान के साथ, कि अगर आप दौड़ते हो तो आपको क्या होती है? थकान होती है। उसी तरीके से अगर आप उपवास रखते हो तो क्या होगा? भोजन होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा। आलस्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भूख बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप खाली पेट रहते हो पूरे दिन तो आपको क्या लगेगी? भूख लगेगी। तो इसका सही आंसर जो है वो हंगर होगा। जिस तरीके से रेस का संबंध जो है वो फैटिक के साथ है, उसी तरीके से फास्ट का संबंध जो है वो हंगर के साथ है। थर्ड पॉइंट जो है वो इसका सही रहेगा, तो इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइगर का संबंध है फॉरेस्ट के साथ, यानी कि बाघ का संबंध है जंगल में, या एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि बाघ जो है वो जंगल में रहता है। उसी तरीके से ऑटर का संबंध जो है वो किसके साथ है? ऑटर का मीनिंग होता है आपका उदबिलाव। ऑटर कहां पर रहता है? केज में रहता है, स्काई में रहता है। ठीक है, उदबिलाव उड़ता तो है नहीं। ठीक है, तो ये तो कट ही गया। घोंसले में भी नहीं रहेगा, ये भी कट गए, दोनों कट गए। अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाटर। उदबिलाव का संबंध जो है वो आपका वाटर है, यानी कि पानी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? देखो एक चीज याद रखिएगा,
जब भी आपके पास इस तरीके के कौन सा टॉपिक है, ब्लड रिलेशन टॉपिक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएं तो एक एक स्टेटमेंट को फॉलो करके जो है वो आपको चलना है। अच्छा, जो कोर्स में जुड़े हैं उनको तो अच्छे से पता ही है कि किस तरीके से करना है। क्या पूछा गया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कि ए जो है वो क्या है, वो बी का ब्रदर है। ठीक है, ए क्या है, इसके ऊपर मैं टैग लगा देता हूं ब्रदर का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए क्या है, बी का ब्रदर है, समझ आ गया। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, अब ये बी क्या है, सिस्टर है किसकी भाई, सी की सिस्टर है। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट होगी कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब सी इज द फादर ऑफ डी, अब सी क्या है भाई, फादर है, किसका फादर है भाई, डी का फादर है, डी का फादर है। ठीक है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, मतलब ये जो है ये आपकी सेम जनरेशन है और ये जो नीचे है ये आपकी अलग से जनरेशन आ गई। तो यहां पर पूछा गया है कि ये जो डी है इसका ए से रिलेशन किस तरीके से है। भाई है तो भाई भाई तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर वाली अलग जनरेशन हो गई, ये नीचे वाली अलग जनरेशन होगी, ये कट गया। भाई बहन है, ये भी कट गया। ठीक है, क्योंकि एक सेम जनरेशन में नहीं है, क्योंकि ये इसके फादर जो हैं उनके ब्रदर या सिस्टर में से कोई है। अब डी का रिलेशन पूछा गया ए से, या तो आपका भतीजा हो सकता है या फिर भतीजी हो सकती है। बट यहां पर क्या है कि ना तो डी के बारे में यह बताया गया है कि वो मेल है, ना ही यह बताया गया है कि वो फीमेल है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ आ गया। अगर यहां पर मेल होता तो भतीजा होता, ठीक है, अगर फीमेल होता तो भतीजी होती। बट यहां पर नहीं बताया गया है कि भाई जो डी है वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, क्या है वो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करोगे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको जनरेशन का याद रखना है कि जो आपके, मान लीजिए यहां पर बात हो रही है आपके बारे में, ठीक है, तो जो इसके माता पिता होंगे वो ऊपर की तरफ जनरेशन में जाएंगे, इसके जो बच्चे होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, और जो इसके भाई बहन होंगे वो सेम डायरेक्शन में आएंगे। तभी आप जो है वो इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको जनरेशन का पता है तो आपको कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस चीज को सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में 2024 में ही पूछा गया है, तो मैंने इसको यहां पर ऐड कर लिया क्योंकि ब्लड रिलेशन का है। यहां पर क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, की किसी निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, कि भाई ए प्लस बी प्लस का मतलब है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इंटू बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, और ए जो ये आपका डिवाइड है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। ये पूरी स्टेटमेंट दी गई है कि अगर आपका प्लस है तो क्या है कि ए जो है वो बी की माता है, माइनस है तो ए बी का भाई है, गुणा किया हुआ है तो ए बी की पत्नी है, और अगर भाग किया हुआ है तो ए बी का पिता है। तो आपको बताना है कि कैसे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 4 रिलेट करता है 2 से। ठीक है, कि हाउ इज 4 रिलेटेड टू 2। ठीक है, अब आप सोचोगे यार यहां पर a प्लस बी दिया गया है और यहां पर पूछ ली गई है काउंटिंग, तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको सिर्फ साइन पर ध्यान देना है। ठीक है, ये वाले साइन। अब कैसे, पहले हम देख लेते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है, 4+3, 4+3। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4+3 का यहां पर a+b की जगह, a की जगह 4 रख लो, b की जगह 3 रख लो, यानी कि 4 इज द मदर ऑफ 3। क्या बना यहां पर रिलेशन, 4 इज द मदर ऑफ 3। ठीक है, 4 इज द मदर ऑफ 3। अब यहां पर सेकंड क्या है कि भाई 3 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर रिलेशन क्या बना, ये देखो डिवाइड का रिलेशन यहां पर दिया गया है कि 3 इज द फादर ऑफ 2। तो यहां पर क्या रिलेशन बना, 3 इज द फादर ऑफ 2। समझ आ गया। अब यहां पर 2 डिवाइड बाय 1 लिखा गया है, तो यहां पर क्या हो गया, 2 इज द फादर ऑफ 1, ये रिलेशन बन गया, 2 इज द फादर ऑफ 1। समझ आ रहा है कि हमने क्या किया है, हमने साइन के अकॉर्डिंग जो है वो इनको प्लेस कर दिया है। पहली थी हमारे पास 4+3, तो 4 इज द मदर ऑफ 3। फिर हमारे पास 3+2 हो गया, मतलब सॉरी 3 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 3 इज द फादर ऑफ 2। फिर हमारे पास 2 डिवाइड बाय 1 हो गया, यानी कि 2 इज द फादर ऑफ 1। और लास्ट है हमारे पास 1 - 5। तो 1 माइनस में क्या है, माइनस में ब्रदर, यानी कि पहला जो है वो सेकंड का ब्रदर है। तो 1 इज द ब्रदर ऑफ 5। ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको समझ आ गया। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब यहां पर रिलेशन किसका बताना है, रिलेशन बताना है आपको 4 रिलेटेड टू 2, मतलब कि 4 जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है 2 के। ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। समझ आ गया।
अब यहां पर इसी को ही जो है वो हम थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन करके लिखेंगे, जैसे कि कैसे 4 इज द मदर ऑफ 3। 4 जो है वो मदर है 3 की, ये 3 है और ये 4 है, ये 4 जो है वो 3 की मदर है, ये हमने यहां पर लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, 3 इज द फादर ऑफ 2। ये 3 जो है वो फादर है किसका, 2 का, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं। फिर है 2 इज द फादर ऑफ 1। 2 जो है वो किसका फादर है, 1 का फादर है। 2 इज द फादर ऑफ 1 और 1 इज द ब्रदर ऑफ 5, और ये 1 किसका है, 5 का जो है वो ब्रदर है। समझ आ गया। इसी को ही एक्सप्लेन करके मैंने यहां पर लिख दिया कि 4 इज द मदर ऑफ 3। ये 3 है, इसकी मदर कौन है, 4 है, ठीक है। फिर 3 इज द फादर ऑफ 2। ये 2 है, इसका फादर कौन है, ये देखो जनरेशन मैंने ऊपर रखी है ना, एक एक जनरेशन ऊपर रखी है, तो ये पूरी जनरेशन है। अब यहां पर पूछा गया है 4 का 2 से क्या संबंध है, ये 2 है, ये 4 है, इसका पिता ये है 3 और ये 3 की माता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। बट यहां पर स्टेटमेंट में मतलब कि आंसर में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है आपका फादर्स फादर, ये गलत है, फादर्स मदर, ठीक है। ये आंसर जो है वो इसका सही होगा। 4 का 2 से क्या संबंध है, ठीक है, ये क्या है, ये इसके फादर की मदर है, ठीक है। समझ आ गया कि 4 का 2 से क्या संबंध है, 4 2 की जो है पिता की माता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। यहां पर जो है वो ग्रैंड मदर भी पूछा जा सकता था, बट वो यहां पर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको वैसे तो डायरेक्टली आ जाते हैं तो आपको कर लेना है, बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में एचपीपीएससी पूछ लेता है तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 25 दिया गया, 30 दिया गया, 40 दिया गया, 55 दिया गया, 75 दिया गया। अगला नंबर जो है वो आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 25 है, 25 में आप जो है वो 5 प्लस करो, क्या आता है, 25 में 5 प्लस करोगे 30 आता है, ठीक है। वैसे एकदम से आपको पता लग जाए तो वो वेल एंड गुड है, बट आपको 2-4 बार इस पे जो है वो अच्छे से अलग अलग चीजें अप्लाई करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हमने प्लस किया तो यहाँ पर 30 आ गया। अब नेक्स्ट है आपका 30 में हमने जो है वो 10 प्लस किया तो 40 आ गया। एक पैटर्न हमने देखना है कौन सा फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 40 में अगर हम जो है वो 10 प्लस कर देते तो फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में हम क्या करेंगे, 15 प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब कि 10 प्लस करेंगे तो थोड़ा कम आएगा, तो 14। तो यहां पर आपने पैटर्न क्या देखा कि 5 10 15, ये पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो 40 में 15 प्लस किए तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 55। अब 55 में पैटर्न फॉलो हो रहा था 5 10 15, यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे 20, ठीक है। तो ये आ गया आपका 75, और 75 प्लस 5 10 15 20 और इसके बाद 25, ठीक है। इसी तरीके के पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 100। तो आपको ये देखना पड़ता है नंबर सीरीज में कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो इनटू में भी हो सकता है, वो डिवाइड में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, वो स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, ठीक है, वो क्यूब में भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आपका दिमाग उस समय जो है वो कितना चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका विजुअल मेमोरी के अंडर आप इस क्वेश्चन को ले सकते हो कि 6 वर्ड ईट क्राई प्ले स्लीप रन एंड बाथ, ठीक है, कौन कौन से हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, ईट है, सॉरी यहां पर ईस्ट लिख दिया, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये आपका विजुअल मेमोरी के अंडर क्वेश्चन आएगा। एक लिखा मैंने ईट, ठीक है, ईट हो गया। सेकंड हो गया क्राई वर्ड, तीसरा हो गया प्ले वर्ड, उसके बाद हो गया आपका स्लीप हो गया, फिर आपका रन हो गया, और उसके बाद हो गया आपका बाथ, ठीक है। यहां पर डिफरेंट फेसिस पे कोई डाइस है, उसके डिफरेंट फेसिस पर इसको लिखा गया है। 3 पोजीशन ऑफ दिस साइड आर शोन इन द फिगर, 3 पोजीशन जो है वो यहां पर दिखाई गई है, 1 2 3, ठीक है। अब आपको इसमें से बताना है कि ईट के अपोजिट में जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए। अब देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हो, क्योंकि रीजनिंग में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको अपना तरीका कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से, मतलब ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ गए आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। आपको ईट का अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले तो देखो कितने वर्ड है, ईट के बारे में हमारे को बताना है, ठीक है। तो ये तो कट गया, यानी कि क्राई प्ले स्लीप रन बाथ में से आपको बताना है। अब ऑप्शन में कौन सा नहीं है, ऑप्शन में आपके पास बाथ नहीं दिया गया, तो बाथ तो कट गया भाई, ठीक है, बाथ को निकाल दो। तो क्राई प्ले स्लीप और रन आपका यहां पर रह गया, जिनमें से आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर ईट का हमारे को अपोजिट बताना है, ईट का बताना है, ठीक है। तो अब ईट के साइड में एक साइड कौन सा दिया गया है, प्ले दिया गया है, और एक साइड दिया गया है क्राई दिया गया है। यानी कि अगर इसके बिल्कुल साथ लगते एक जो आपका फेस है उस पर अगर क्राई दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ईट का अपोजिट नहीं होगा, और एक साइड पर प्ले दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसका जो है वो अपोजिट नहीं होगा। डाइस देखा है ना, डाइस किस तरीके से होते हैं, मतलब मान लो आप लूडो खेल रहे हो, यहां पर एक दिया गया है, ठीक है, और उसी के साइड में जो है वो आपका 2 दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक के अपोजिट में जो है वो 2 नहीं आएगा। तो इसी तरीके से समझ आ रही है बात, ठीक है।
ईट यहां पर दिया गया है, ईट के बिल्कुल साथ वाला जो फेस है उस पर क्राई दिया गया है, तो ये तो अपोजिट नहीं होगा, तो भाई क्राई हमारा कट गया। प्ले भी दिया गया है तो प्ले भी हमारा अपोजिट में नहीं होगा, तो प्ले भी कट गया हमारा, ठीक है। इसके बाद सेकंड फेज देखते हैं। सेकंड फेज में प्ले तो हमने पहले काट दिया, यहां पर स्लीप भी जो है वो साथ में दिया गया है, तो हमारा स्लीप भी नहीं होगा। आंसर एक बचता है, जो कि बचता है आपका रन, क्योंकि नेक्स्ट में अगर आप देखोगे रन दिया गया है बट ईट यहां पर जो है वो कहीं पर भी शो नहीं किया गया है, तो इसका आंसर होगा रन। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर डिपेंड करता है आपके पास क्या तरीका है, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज्यादातर यही ट्रिक फॉलो होती है, इसमें कोई ज्यादा आपका जो है वो दिमाग, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है कि भाई किस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। अगर इस तरीके से कर लोगे तो वेल एंड गुड, आप जल्दी जो है वो इन चीजों को कर पाओगे। बाकी डिपेंड करता है सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सिस्टम इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपके पास एक वर्ड दिया गया है सिस्टम, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगर आप व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो कितने अक्षरों की स्थिति में बदल जाएगी। मतलब इसमें कितने अक्षर है, इसमें एक अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अगर आप इसको अल्फाबेटिकली, कि पहले जो अल्फाबेटिकली आता है, जैसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, उस तरीके से अगर आप इसको अरेंज करें तो इनमें से कितने अल्फाबेट की जो मतलब कि क्रम है, ठीक है, या फिर ऑर्डर है वो चेंज होगा, ठीक है। 5 का होगा, 6 का होगा, 3 का होगा, या फिर आपका 4 का होगा। अब एक चीज इसको देख लेते हैं, ठीक है। SYSTEM, ठीक है, सिस्टम। अब एस कौन से नंबर पर आता है, एस आता है आपका 19th नंबर पर, ठीक है। वाई कौन से नंबर पर आता है, वाई आता है आपका 25 नंबर पर, ठीक है। आपका एस आपका 19 नंबर पर ही आ गया। टी आपका जो आता है वो 20 नंबर पर आता है। ई आपका जो है वो 5 नंबर पर आता है। एम जो है वो 30 नंबर पर आता है। अब क्या करना है, इसको अगर हम सिस्टमैटिकली अरेंज करें तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमने देखो एक प्लेस ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमने क्या रखा, सबसे पहले रखा हमने अल्फाबेट में ई रखा, ठीक है। मतलब ई हमने यहां से इस प्लेस को हमने चेंज कर दिया, तो ये हम राइट लगा देंगे, ये हमारा चेंज हुआ। फिर सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा आपका एम, ठीक है। तो सेकंड प्लेस पर पहले वाई था, वाई को हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, एम रख दिया, ठीक है। थर्ड पे क्या आएगा, एम के बाद इनमें से थर्ड पे आपका यहां पर एस है, तो यहां पर भी एस ही आएगा, तो ये आपका चेंज नहीं हुआ। दो हमारी पोजीशन चेंज हुई, थर्ड हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई। फिर टी यहां पर है, इसके टी की जगह पर क्या आएगा, दो एस हैं तो दोबारा से यहां पर एस आएगा, ठीक है। और उसके बाद ई की जगह पर क्या आएगा, ई की जगह पर आपका यहां पर आएगा टी, और एम की जगह पर आएगा यहां पर वाई। तो यानी कि हमारा पहला भी चेंज हुआ, सेकंड भी चेंज हुआ, थर्ड हमारा प्लेस चेंज नहीं हुआ, फोर्थ भी चेंज हुआ, फिफ्थ भी चेंज हुआ, और सिक्स्थ भी चेंज हुआ। यानी कि टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 5 क्रम में जो है वो हमने चेंज किया। अगर हमने अल्फाबेटिकली जो है वो इसको अरेंज किया तो आंसर होगा आपका 5। तो इस तरीके की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, बट आपको ऐसा नहीं है कि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत है। अब इसको आप नंबर वाइज भी कर सकते हो कि भाई कौन से प्लेस पर पहले नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको करना हो कि 5 पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा पहले आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। कि कोई बंदा है वो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब एक एक बार स्टेटमेंट वाइज हम इसको बनाना शुरू करेंगे ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना आए। क्या बोला यहां पर, बोला ये कोई बंदा है, ये पर्सन है, ठीक है। ये क्या करता है, अब डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट, ये हो गई, वेस्ट ये हो गई, नॉर्थ ये हो गई, और साउथ ये हो गई, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने हैं तो अपने जहां पर आप बैठे हो ना उसकी डायरेक्शन ही देखनी है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे उस डायरेक्शन को देखना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं तो पूर्व की तरफ बैठा हूं, मेरा पश्चिम ये होगा, या मैं इसकी तरफ बैठा हूं, मेरा नॉर्थ ये होगा। ये कुछ नहीं करना है। सिंपल सा डायरेक्शन हमेशा आपको बुक पे ये बनानी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और इसके अकॉर्डिंग अपने पर्सन को चलाना है। तो यहां पर ये मेरा पर्सन है, ठीक है, पी मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, ठीक है। तो ईस्ट हमारा इधर की तरफ है, तो ये चला आपका 1 किलोमीटर। चलो भाई 1 किलोमीटर चल गया। देन ही टर्न्स टू साउथ, ये क्या करता है आपका साउथ की तरफ मुड़ जाता है। तो साउथ भाई नीचे की तरफ है, और साउथ मुड़ने के बाद ये 5 किलोमीटर चलता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको 5 किलोमीटर दिया है तो 1 किलोमीटर आपका पहला था, तो उससे आपको बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। ये क्यों करनी है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। कहीं आप 1 किलोमीटर भी इतना ही बनाए, 5 किलोमीटर भी इतना बनाए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी जो है वो सही नहीं आएगा।
फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। दोबारा से जो है वो ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो 2 किलोमीटर ये हो जाता है। फिर वो दोबारा से जो है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वो ऊपर की तरफ दोबारा मुड़ा तो 9 किलोमीटर चला, तो ऑब्वियस सी बात है 5 किलोमीटर तो ये है, तो इससे तो हम ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 किलोमीटर। समझ आ गया। नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको बताना है कि जो इसका शुरुआती दूरी बिंदु था उससे ये कितने किलोमीटर दूर है। जब भी ये आ जाएगा तो इस तरीके से आपकी यहां पर जो है वो कैसे काउंटिंग होगी कि मान लीजिए ये P है, ठीक है, पर्सन है, ये O है और ये R पॉइंट है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर हमें ये निकालना है तो OP स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से पहले भी बताया है, ठीक है। तो OR स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है। ये कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर था और प्लस ये 2 हो गया, ये टोटल आपका 3 किलोमीटर हो गया। और यहां पर आपका 5 में से आप 9 में से आपका 5 माइनस कर दो क्योंकि ये वाली कट गई है, तो ये ऊपर ऊपर की कितनी रह गई, 4 रह गई है, तो ये आपका 4 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, ये 4 स्क्वायर OR कितना हो गया, OR है आपका 4 स्क्वायर प्लस PR है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, ठीक है। और ओपी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर ये आपका अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 25। तो आंसर होगा आपका 5। तो 5 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर होगा, अगर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो कोर्स वाले भाई अच्छे से आपको तो आ ही गया होगा क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत क्लासेस की है, ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन वाज फेसिंग ईस्ट। मोहन ने क्या किया है, ईस्ट की तरफ अपना मुंह किया हुआ है। He walked 4 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉकड 3 किलोमीटर। अब ये सारी स्टेटमेंट एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके इसको जो है वो प्रिंट करना शुरू करेंगे। तो क्या है भाई, ये मोहन है, मोहन ने किस तरफ मुंह किया हुआ है, ईस्ट की तरफ मुंह किया हुआ है। ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ है। हिंदी में भी लिख देता हूं, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। समझ आ गया। तो मोहन जो है वो उसने पूरब की तरफ मुंह किया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, मोहन पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 4 किलोमीटर आगे चला और फिर दाएं मुड़कर, ठीक है, पहले इसको 4 किलोमीटर आगे चला देते हैं, यहां से कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये चला आपका 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल गया। ये 4 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या करता है, अपने राइट में मुड़ता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये आपको कहीं से मुड़ना है, ठीक है, तो आपको बंदे का फेस जो है वो उसी डायरेक्शन में रखना है। अब इसका फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसको मैंने डैश लगाया, तो इसका राइट किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये कितना चला, ये आपका 3 किलोमीटर जो है वो राइट में चला। अब ये जब 3 किलोमीटर राइट में चला, इसका फेस किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, दोबारा से राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब ये दोबारा से जो है वो राइट मुड़ता है, ठीक है, और मतलब इसका राइट इधर को हो गया और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी, समझ आ गया। फिर क्या बोला गया है, आफ्टर दिस ही टर्न बैक। अब इसके बाद इधर को इसका फेस था, ये दोबारा से जो है वो उल्टा मुड़ जाता है, यानी कि टर्न कर लेता है, इधर को अपना फेस कर लेता है। तो अब पूछा गया है कि कौन सी डायरेक्शन में इसका फेस है, तो भाई ईस्ट में जो है वो इसका फेस है। समझ आ गया। एक एक स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको जो है वो ये चीजें समझ आएगी। और दूसरी चीज और याद रखिएगा कि हमेशा अगर आप 4 किलोमीटर की लाइन खींच रहे हो तो उसको थोड़ा बड़ा, उससे छोटे की खींच रहे हो तो उसको थोड़ा छोटा, उस तरीके से रखोगे तभी आप इस आंसर को कर पाओगे, ठीक है, मतलब आंसर को अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर, ठीक है, अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्निंग टू ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा ये मत सोचिएगा कि बड़ा क्वेश्चन है तो भाई देख के पहले ही डर गए, ठीक है। ये भाई साइकिल सवार है, ये क्या किया, ये अपने नॉर्थ में जाता है 30 किलोमीटर, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, तो ये गया आपका 30 किलोमीटर, साइकिल लेके 30 किलोमीटर चल जाता है। फिर वो ईस्ट में मोड़ता है, तो ईस्ट किस तरफ है, ये भाई ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और कितना चल जाता है, 40 किलोमीटर चल जाता है, तो ये भाई 40 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर क्या है कि अब यहां को गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसका फेस इस डायरेक्शन में, अब वो अपने राइट में मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो भाई नीचे की तरफ मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। समझ आ गया। अब दोबारा से वो क्या करता है, अपने राइट में मुड़ता है, फेस इस तरफ है तो राइट इस तरफ होगा आपका, तो यहां पर मुड़ता है और दोबारा से 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 40 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि कितने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था इससे वो कितनी दूर है। अब पहुंच तो वो यहां गया है, तो यहां और यहां में जो है वो कितने किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस है। अब एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि मान लीजिए ये मैंने 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर बनाया है, ये 20 किलोमीटर बनाया है।
अगर मैं इस 20 किलोमीटर को 30 से ज्यादा खींच देता तो ये आपका यहां पर पहुंचता बंदा, ठीक है, और आप कभी भी इसका आंसर जो है वो नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, अकॉर्डिंग टू जो आपका नंबर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करनी है। अब यहाँ पर 30 किलोमीटर है, यहाँ पर 20 किलोमीटर है, ये आपको गैप जो है वो काउंट करना है। ऑब्वियस सी बात है कि 20 किलोमीटर यहाँ पर कट चुका है, बचा कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। 30 में से 20 माइनस कर दो, 10 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर रहेगा। मतलब अपने शुरुआती पॉइंट से जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन किए गए, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से करवाया। अगला क्वेश्चन है, अमिता इज रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन हर क्लास। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कि अमिता अपनी कक्षा में 19वें स्थान पर है ऊपर से, और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है? 44 है, 45 है, 46 है, 47 है। अब कुछ बच्चे होंगे जो काउंटिंग करना शुरू करेंगे, पूरे बच्चे बिठा देंगे वहां पर, ठीक है। आंसर कई बार इस तरीके से भी आ जाता है, बट वो फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसका क्या, अगर आपको देखिए कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि रैंक फ्रॉम टॉप, ठीक है, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम, रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, और इसमें -1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो रैंक कितना है टॉप से? 19 है, प्लस रैंक कितना है बॉटम से? 26 है, ठीक है जी। -1 करना है, तो 19 और 26 कितने हो गए? ये हो गए आपके 45, -1 इज इक्वल टू 44। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? 44 है। समझ आ गया कि जब भी इस तरीके का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे जाते हैं, अब यहां पर देखो टॉप है, यहां पर राइट भी हो सकता है कि भाई एक मान लीजिए आपके पास पूछ लिया कि राम की जो पोजीशन है वो राइट से इतनी है और लेफ्ट से इतनी है, तो उसी तरीके से आपको यहां पर टॉप की जगह राइट लिख देना है और बॉटम की जगह जो है वो लेफ्ट लिख देना है और -1 कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आंसर जो है वो आपका निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 44। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राघव स्टूड 11th फ्रॉम द टॉप एंड 24th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगेगा कि ऊपर से रैंक प्लस आपका नीचे से रैंक -1, ठीक है। तो 24 और 11 कितने होंगे? 24 और 11 हो गए आपके 35, -1 ये हो गया आपका 34। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 34। अब देखो टाइम कितना बचा आपका एक सिंपल सा फॉर्मूले में। अब आज के बाद कोई भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर और रैंकिंग तो आएगा, ऑब्वियस ही बात है, आपके सिलेबस में मेंशन किया है, एक आधा क्वेश्चन तो टपकेगा ही। तो इस तरीके से आपको अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपको करने हैं। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके उसी चीज से रिलेटेड थे। अब इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता हो। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।